हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 415 जो कि है ऐड स्ट्रिंग्स। वैसे तो ये इजी डिफिकल्टी लेवल मार्क्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है जितना देखने में लगता है, इसमें एक ट्रिक इन्वॉल्व है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं दो स्ट्रिंग्स num1 एंड num2। अब इन स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर वैल्यूज हैं, आपको रिटर्न करना है इन दोनों का सम एज अ स्ट्रिंग। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, उसका रीजन ये है कि जो स्ट्रिंग है उसमें बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है जो आपकी नॉर्मल इंट की रेंज से ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि दोनों स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर लो इंटीजर्स में और उनको सिंपली ऐड कर दो, तो वो सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी स्ट्रिंग में बहुत ही बड़ा नंबर हो जो कि इंटीजर की रेंज से बाहर हो। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस टाइप के और भी काफी सारे सिमिलर क्वेश्चंस, जैसे दो स्ट्रिंग्स जिनमें इंटीजर वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करना, इस तरह के क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आपको ये अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए अब हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं, जहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ इसे समझेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक एग्जाम्पल जहाँ पे हमारे पास num1 एंड num2 दो स्ट्रिंग्स हैं जहाँ पे इंटीजर वैल्यू है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले में वैल्यू पड़ी है 456 और दूसरे में 77। तो अगर हम इसको नॉर्मली ऐसा देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि 456 77। अगर इन दोनों को आप ऐड करते तो ये कुछ इस तरह से होता कि यहाँ पे 13 हो जाता, 1 ऊपर कैरी चला जाता, फिर अगेन ये 13 हो जाता और एक कैरी चला जाता और इसका आंसर हो जाता 533। तो आप एज अ स्ट्रिंग भी जो रिटर्न करोगे उसमें वैल्यू प्रेजेंट होगी 533। इस तरह से आप रिटर्न करोगे। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा, ऐसा नहीं होगा कि आप स्ट्रिंग को डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट कर दो और फिर उसमें एडिशन ऑपरेटर का यूज कर लो। इस तरह से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आपका स्ट्रिंग है उसमें बहुत ही बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसे सॉल्व करेंगे, एक एक कैरेक्टर को उठाएंगे हम। जैसे सबसे पीछे से शुरू करेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर जो num1 का है वो है 6, जो num2 का है उसका है 7। तो हम 6 और 7 को ऐड करेंगे तो वो बन गया है आपका 13। तो हम रख लेंगे अपने पास 3 और जो 1 है वो रख लेंगे हम कैरी, और यहाँ पे भी हमने 1 को कैरी रखा था। अब जो पीछे से सेकंड कैरेक्टर है वो num1 का है 5 और उसके अलावा जो num2 का है वो है 7। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, पर इसके अलावा जो हमारी कैरी थी उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये फिर से बन जाएगा 13। तो हम रखेंगे 3 और जो 1 है उसको कर देंगे कैरी, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो हमने 1 रखा था और 1 को हमने कर दिया था कैरी। तो उसके बाद जो अगला कैरेक्टर है num1 का वो है 4, लेकिन num2 में कोई अब कैरेक्टर बचा ही नहीं है, तो हम सिंपली उसमें जो कैरी थी वो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5। तो बेसिकली हमने वही रिटर्न कर देना है 533। तो हम ये स्ट्रिंग में सिंपली अपेंड करते जाएंगे और फाइनली इसको रिटर्न कर देंगे। बस ये सब लॉजिक लगाने के अलावा भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हो सकता है ये पूरी जब आपने ट्रेवर्स कर ली है दोनों स्ट्रिंग, उसके बाद भी आपके पास शायद कैरी बच जाए। तो अगर ऐसा कुछ केस होगा तो आपको लास्ट में कैरी भी अपेंड करनी पड़ेगी। उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो सकता है कि अगर मान लो आपको 9 और 9 को ऐड करना है, तो ये दोनों तो एक एक कैरेक्टर हो गए स्ट्रिंग के, तो इसमें होता है 18 बन जाएगा आपका, जिसमें आप 8 रखोगे और 1 को कैरी रख दोगे। अब ऑल्दो आपका जो स्ट्रिंग है वो कवर हो चुका है, लेकिन आपका कैरी पेंडिंग था, तो इसलिए आप इसका आंसर 1 8 दोगे, ना कि सिर्फ 8। तो अब मैं आपको इसको कोड करके दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से इसका आइडिया लगेगा। तो अब हम आ गए हैं लीड कोड पे। यहाँ पे हम सबसे पहले दो पॉइंटर्स लेंगे, दो इंडेक्सेस num1 के लिए और num2 के लिए। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ i, जो कि हम रखेंगे num1 के पीछे से, मतलब एंड से स्टार्ट होगा, तो इसलिए उसको रख देते हैं length1 माइनस। ये हमने पीछे से इसलिए किया क्योंकि नॉर्मल भी जब आप किसी की भी करते हैं कैलकुलेशन तो यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हो एडिशन करना, तो यहाँ पे भी जो यूनिट प्लेस पे होगा वो बेसिकली स्ट्रिंग का एंड इंडेक्स होगा, तो इसलिए हमने वो कर दिया। और सिमिलरली हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, जे कह देते हैं उसे हम, वो num2 डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली इसके बाद हम एक वाइल लूप लगा देंगे कि
आई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और उसके अलावा जो जे भी है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो इस केस में हमने क्या चेक करना है, हमें बेसिकली अब सम निकालना है, लेकिन हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि हमें एक कैरी भी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक नया वेरिएबल बना देते हैं कैरी, जिसका नाम रख देते हैं, और स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट होगा। और जो हम सम है बेसिकली वो भी स्टार्टिंग में 0 रख लेते हैं। अब सम बेसिकली हम कैसे निकाल रहे हैं कि जो num1 का कैरेक्टर की वैल्यू है वो ले रहे हैं हम पहले, और उसके बाद num2 के जो कैरेक्टर की वैल्यू है वो ले रहे हैं, और उसके अलावा जो कैरी है इन तीनों को हम ऐड करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में कैरी 0 थी, अगली बार 1 थी, और इसी तरह जैसे भी है चल रहा है। पर सोचने वाली बात ये है कि जैसे आपका num1 में ये कैरेक्टर पड़ा है, तो इसमें से आप इंटीजर वैल्यू कैसे निकालोगे। एक तो हो सकता है कि आपने सिंपली इंट में ये वैल्यू ले ली, पर वो तो आपको स्काई वैल्यू दे देगा, लेकिन स्काई वैल्यू जो 6 कैरेक्टर की होगी वो कुछ और होगी। अब उसमें से एक्चुअल हम इंटीजर वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे कि जो भी हमें कैरेक्टर मिला है, जैसे यहाँ पे आपका कैरेक्टर है 6, उसमें से आप माइनस कर दो 0 की स्काई वैल्यू। जब आपने इसमें से 0 की स्काई वैल्यू माइनस कर दी तो फाइनल आपके पास 6 ही मिलेगा आपको, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं val1, मतलब कि जो हमारा num1 का कैरेक्टर है वहां से जो आपको इंटीजर वैल्यू मिलने चाहिए आप वो निकाल रहे हो। तो आप क्या करोगे, num1 डॉट कैर एट, उसमें आप डाल दोगे आई, क्योंकि हमने आई इंडेक्स रखा है num1 के लिए, उसमें से आप माइनस कर दोगे 0। तो ये आपने किया तो इससे आपको val1 मिल जाएगा। इसी तरह आप val2 निकाल लो। val2 हो गया आपका num2 डॉट कैर एट, इसमें आप जे पास करोगे और उसके बाद आप माइनस कर दोगे 0 की स्काई वैल्यू। अब जो आपका जो सम है वो होगा val1 प्लस val2 प्लस कैरी। ये यही चीज़ है जो जैसे हमने यहाँ पे की थी, आप देख सकते हो 6 प्लस 7 प्लस 0 हमने किया था वो 13 हो गया, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही रख रहे हैं और जो 1 है वो कैरी रख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप सेम लॉजिक लिखोगे कि इसके बाद आप कर दोगे कि जो आपकी कैरी है वो हो जाएगी सम डिवाइडेड बाय 10, और जो आपका सम है वो बच जाएगा सम मॉड्यूलस 10। इस तरह से आप कैलकुलेट कर दोगे, क्योंकि हमें सम ही रखना है, कैरी हमें आगे पास कर देनी है। तो अब हमें फाइनली इसको अपेंड करना है। तो सबसे पहले एक मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बना लेता हूँ जिससे हमने फाइनली रिटर्न करना है। स्ट्रिंग आउटपुट रख देते हैं हम इसको, और उसको स्टार्टिंग में ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब क्योंकि हमें जो इसका सम निकालना था, आप देख सकते हो पहले 3 था और फिर 3 था फिर 5 था, जैसे जैसे आ रहा है तो जो न्यू डिजिट है वो आगे अपेंड हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस जो आपका आउटपुट है वो हो जाएगा सम प्लस आउटपुट, क्योंकि ये हमें आगे अपेंड करनी है, पीछे अपेंड करने की जगह। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आई माइनस माइनस कर दिया, जे माइनस माइनस कर दिया, क्योंकि इंडेक्सेस को तो एक एक आपको पीछे लेके जाना ही है, ताकि अब उनका अगले वाले का नया नया सम निकाल पाओ। तो इस तरह से हमने लगा दिया। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आपने यहाँ पे और कंडीशन लगाई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका num1 का साइज़ है वो डिफरेंट हो सकता है num2 में, तो मतलब इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि जब आप यहाँ पे 4 पे पहुंचे तो num2 में ऐसा कोई इंडेक्स था ही नहीं जहाँ पे आप उसकी वैल्यू निकाल पाओ। तो ये अगर आप डायरेक्टली ऐसा करोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक लगाना होगा कि अगर आपका आई जो है वो स्मॉलर देन 0 ना हो गया हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ, उसमें आप ऐसे लिख लोगे कि आई ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये रिटर्न करेगा, नहीं तो बेसिकली वो 0 रिटर्न कर देगा। ये आप इफ एल्स करके भी कर सकते थे, पर क्योंकि मैंने एक लाइन में ही करना था तो मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लिया जावा में। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इफ आई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 देन val1 इक्वल टू num1 डॉट कैर एट आई माइनस 0, एल्स 0 ही वैल्यू आप उठा लोगे। सिमिलरली आपको val2 के लिए भी ये करना पड़ेगा। टर्नरी ऑपरेटर में लगा लेता हूँ कि अगर आपका j जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 हुआ तो आप ये वाली वैल्यू पिक करोगे, अगर ये नहीं हुआ मतलब एल्स केस आप 0 पिक करोगे। तो इस तरह से हमारे जो एज बाउंड्री केसेस हैं वो भी कवर हो गए हैं। आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना है इंटरव्यू में, नहीं तो आपके सारे के सारे केसेस पास नहीं हो पाएंगे और ये आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा। अब इसके बाद हमारा जब ये हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक और केस आपको हैंडल करना है कि इस पूरा ट्रेवर्स होने के बाद भी ये हो सकता है कि आपकी कैरी बच गई हो, तो उसको आपको अलग से ऐड करना है। तो हम ये एंड होने के बाद भी एक और चीज़ लगाएंगे कि अगर आपकी जो कैरी है वो ग्रेटर देन 0 है तो आप सिंपली उसमें क्या करोगे, आउटपुट इक्वल टू कैरी प्लस आउटपुट, मतलब आपने कैरी को फिर से अपेंड कर दिया अगर आपकी कैरी ज़्यादा है।
उसके बाद आप फाइनली क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे आउटपुट को। तो एक बार मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा विजिबल हो। तो यहाँ पे हमने सेम वही कॉन्सेप्ट लगाया है जो हमने बात की, पीछे से स्टार्ट किया है हमने दोनों स्ट्रिंग्स के, और एक कैरी रख लिया, एक सम रख लिया, ये हमारा आउटपुट स्ट्रिंग हो गया। ये बेसिक हमारा लूप हो गया। हमने दो इंडेक्सेस ले लिए, एक num1 के लिए num2 के लिए, दोनों की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे हमने चेक लगा लिया कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना आए हमारे पास, दोनों की हमारे निकाल ली। और इंटीजर वैल्यू आपने कैसे निकाली है, नॉर्मली आपने पहले उसका कैर ले लिया, उसमें से माइनस कर दिया आपने 0 की एस का ए वैल्यू, तभी आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू मिल पाएगी। अब ये हुआ तो आपने फाइनली जो सम निकाला val1 प्लस val2 प्लस कैरी कर दिया है आपने, जो आपकी कैरी होगी वो होगी डिवाइडेड बाय 10, जो एक्चुअली आपको नंबर रखना है वो होगा मॉड्यूलस 10। तो आपने उसमें अपेंड कर दिया और इस तरह से कर दिया। तो चला के देखते हैं बेसिक टेस्ट केसेस चल रहे हैं या नहीं। बेसिक टेस्ट केस हमारे पास हो गए हैं। अब सबमिट भी करके देखते हैं कि सब कुछ पास हो रहा है या नहीं। यहाँ पे हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, ट्रेवर्स किया है दोनों स्ट्रिंग को। तो अगर n है नंबर ऑफ करेक्टर्स num1 के और m है num2 के, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस m होगी। अगर हम दोनों के सेम मान ले, num1 के भी n कैरेक्टर्स, num2 के भी n कैरेक्टर्स, तो होगा n प्लस n यानी कि 2n, जिसको O ऑफ n ही माना जाता है। तो O ऑफ n कह लो या O ऑफ m प्लस n कह लो। तो यहाँ पे चेक करा देता हूँ मैं आपको, आप देख सकते हो O ऑफ n तब कह सकते हैं हम अगर दोनों का बेस केस हमने ले लिया कि दोनों के सेम ही है, क्योंकि n प्लस n 2n, उसको n ही बोला जाता है। तो हमने O ऑफ n में इसे सॉल्व कर दिया है। अब इसमें हल्की सी ऑप्टिमाइजेशन आप और कर सकते हो, वो ये कि स्ट्रिंग में जनरली जो आप प्लस ऑपरेटर करते हो यूज़ या कॉन्कैट यूज़ करते हो, वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं माना जाता, क्योंकि हर बार जब भी आप स्ट्रिंग में कुछ प्लस कर रहे हो तो वो स्ट्रिंग पूल में चेक करता है कि क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो वो स्ट्रिंग पूल में एक नया नया स्ट्रिंग बनाता रहता है। ये इसलिए क्योंकि जो आपका स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो तो वो एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर देता है। तो वो एक हल्की सी ऑप्टिमाइजेशन आप इसमें कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्ट्रिंग आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो मैंने आपको बताया, तो आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, इससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। तो अगर हम स्ट्रिंग बिल्डर से सॉल्व कर रहे होते तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमने स्ट्रिंग आउटपुट लिया है उसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता स्ट्रिंग बिल्डर आउटपुट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। इस तरह से हमने कर दिया। और उसके बाद जो है हम प्लस की जगह क्या करते, आउटपुट डॉट अपेंड कर देते हैं हम इसमें सम को। अब जैसे यहाँ पे हमने अपेंड किया है तो वैसे ही यहाँ पे भी हम अपेंड करेंगे इसको, आउटपुट डॉट अपेंड, इसमें हम कर देंगे कैरी। पर जब ये हमने पूरा अपेंड किया है तो उसमें होगा क्या कि जैसे हमारा फर्स्ट कैरेक्टर था 3, तो ये हो जाएगा 3, उसमें अपेंड कर दिया नेक्स्ट टाइम 3, तो इसके बाद में अपेंड होगा, क्योंकि अपेंड होता है उसके बाद में। और जैसे 5 था तो ये होगा 3 3 5, तो ये 3 3 5 रिटर्न करेगा, जबकि हमें चाहिए था 533। तो इसलिए अगर हमने अपेंड वाली अप्रोच की है तो फाइनली हमें आउटपुट की जगह आउटपुट डॉट रिवर्स करना पड़ेगा, जो कि रिवर्स मेथड आपका स्ट्रिंग बिल्डर का है, वो हमने कर दिया। तो बेसिकली ये करेगा कि आपका जो 335 है उसको रिवर्स कर देगा, वो हो जाएगा 533। तो इस तरह से ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ का हमें ध्यान देना है कि ये हमारा जो आउटपुट था वो स्ट्रिंग बिल्डर था, जबकि हमें क्वेश्चन में रिटर्न करना था स्ट्रिंग। तो हम इसके बाद इसको डॉट टू स्ट्रिंग भी कर देंगे। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज़ किया स्ट्रिंग की जगह, पूरी डिटेल्स के लिए आप अगेन मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। पर अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ इससे। तो यहाँ पे हमने चला के देखा है, हमारे बेसिक टेस्ट केसेस पास हो गए हैं स्ट्रिंग बिल्डर अप्रोच से भी। सबमिट भी करके देखते हैं कि सब कुछ चल रहा है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब कुछ चल भी गया है, और हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें हमने ज़्यादा को बीट किया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम। हमारा काफ़ी कम टाइम लगा है। जैसे कि हमने बात की कि जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। अगर हमने कुछ अपेंड करना हो, ऐड करना हो एज़ कम्पेयर टू स्ट्रिंग, वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो काफ़ी बेटर हो गया पहले से। आई होप आपको ये सब समझ आ गया और लॉजिक जो हमने अप्लाई किया है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसे आप खुद से ज़रूर कोड करके देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। जैसे ही ऐड स्ट्रिंग्स है वैसे ही मल्टीप्लाई स्ट्रिंग्स का भी क्वेश्चन होता है। और इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि आपको डायरेक्टली इसको कन्वर्ट नहीं कर देना इंटीजर में और डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि स्ट्रिंग में बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है जो कि आपकी इंटीजर की रेंज से बाहर हो सकता है।
तो आपको इसी तरह की अप्रोच फॉलो करनी होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपके पास इससे कोई बेटर अप्रोच है तो प्लीज़ वो भी बताइए, वो सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।